क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज की इस क्लास में आप सभी को हम पढ़ाने जा रहे हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। देखिए यहाँ पर हमें जो है अपवर्तन की व्याख्या करनी है, तो इसलिए हमको सबसे पहले अपवर्तन के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें अपवर्तन की व्याख्या करना है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर, तो हम क्या करेंगे, जो अपवर्तन के नियम हैं उन्हीं को सिद्ध कर देंगे, बस अपवर्तन की व्याख्या हो जाएगी। तो अपवर्तन की घटना में आपको दो नियम बताए गए। क्या नियम बताया गया कि जो आपतित किरण होती है और जो अपवर्तित किरण होती है और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम तो आप सभी को ये बताया गया। दूसरा नियम ये बताया गया कि जो आपतन कोण की ज्या होती है, जैसे ये आपका क्या है, अभिलंब है, ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है और ये प्रकाश की किरण आपतित है आई डिग्री के कोण पर या आपतन कोण आई पर। ठीक है, और ये देखिए विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण आर। तो दूसरे नियम में आपको बताया गया था कि जो आपतन कोण आई है उसकी ज्या और जो अपवर्तन कोण आर है उसकी ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात 1n2 कहते हैं। 1n2 की वैल्यू कितनी होती है, n2/n1। n2 क्या होता है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। देखिए अपवर्तन की घटना होने के लिए दो माध्यमों का होना जरूरी है। ठीक है, तो n2 होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, n1 होता है पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये जो स्नेल का नियम है ये अपवर्तनांक के पदों में लिखा है। इस स्नेल के नियम को हम माध्यमों में उनकी चाल के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए n बराबर सभी विद्यार्थी पढ़ें c/v होता है, जहाँ n होता है अपवर्तनांक, c होता है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, v होती है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए तो इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बटे में साइन आर बराबर n2 के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, n बराबर c/v, तो n2 के स्थान पर हो जाएगा c/v2। देखिए c होती है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, वो आपकी नियत रहेगी। अच्छा n1 के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, n1 के स्थान पर c/v1 लिख सकते हैं ना। तो देखिए c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये v1 ऊपर पहुंच जाएगा v1/v2, अर्थात हम साइन आई बटे साइन आर बराबर v1/v2 भी लिख सकते हैं। ये भी आपका स्नेल का नियम ही है, अपवर्तन संबंधी दूसरा नियम ही है। बस इस वाले स्नेल के नियम को माध्यमों में उनकी चाल के पदों में दर्शाया गया है, और इस वाले स्नेल के नियम में जो मतलब नियम वही है आपका, इसमें मैंने केवल इस स्नेल के नियम में माध्यमों में उनके अपवर्तनांक के पदों में दर्शाया है दोनों आपके वही नियम। ठीक है, चाहे अपवर्तनांक के पदों में दर्शाइए और चाहे माध्यम में उनकी चालों के पदों में दर्शाइए। तो चाहे हम ये चीज़ प्रूफ करें साइन आई बटे साइन आर बराबर v1/v2, और चाहे हम साइन आई बटे साइन आर बराबर n2/n1 प्रूफ करें, बात एक ही है, इसे स्नेल का नियम ही कहा जाएगा। इस बात को सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रूफ करेंगे तो ये वाला व्यंजक आएगा, है ना। तो चलिए भाई, अपवर्तन संबंधी नियमों को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर क्या करेंगे भाई, अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक जो है z अपवर्तक पृष्ठ मान लेते हैं। देखिए परावर्तन की व्याख्या में हमने परावर्तक पृष्ठ लिया था, परावर्तक पृष्ठ में एक भाग पर पेंट की कलाई होती थी, लेकिन यहाँ पर z कैसा पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ में किसी भी भाग पर पेंट की कलाई नहीं होती है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए ऊपर वाला माध्यम आपका पहला है, पहले माध्यम में जो तरंगों की चाल है वो आपकी कितनी है, v1 है, और हम क्या करते हैं, इसमें जो है एक तिरछा समतल तरंगाग्र AB को इस अपवर्तक पृष्ठ पर क्या करते हैं, आपतित करते हैं। मैंने समतल तरंगाग्र के बारे में अच्छे से आपको बताया है। ठीक है, और तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण की लंबवत खींचा जाता है। जैसे ये तरंगे समांतर दिशा में आपके क्या आ रहे हैं भाई, चल रही हैं, तो जब ये समान कला में हो तो इनके परपेंडिकुलर खींचा गया जो पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है, समतल तरंगाग्र कहलाता है। तो ये मैंने आपके सामने एक समतल पृष्ठ खींच दिया भाई, ये पृष्ठ क्या कहलाएगा, समतल तरंगाग्र। और ये जो होगा इन तरंगों के संचरण के परपेंडिकुलर होगा, अर्थात ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये दो तरंगे हैं, आप देख पा रहे हो, और ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि AB एक क्या है, समतल तरंगाग्र है। ओके, और इसको हम क्या कर रहे हैं, अपवर्तक पृष्ठ z पर तिरछा आपतित कर रहे हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पर हम खींच लेते हैं अभिलंब। अभिलंब का मतलब नॉर्मल। ठीक है, तो n1 मान लीजिए, इसको हमने नाम दे दिया। तो चूंकि ये आपतित तरंग है और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा होता है, आपतन कोण आई होता है। ओके,
अब ये जो तरंगाग्र जो है जब इस अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड एस पर तिरछा आपतित किया जाता है तो इस तरंगाग्र की जो निचली वाली तरंग होती है वो अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर सबसे पहले पहुंचती है, और जितनी समय ये बिंदु ए पर पहुंचती है उतनी ही समय पर जो ये तरंगाग्र की ऊपर वाली तरंग है ये कहाँ पर होती है, बिंदु बी पर होती है। ये आप सभी लोग देख पा रहे हो। अच्छा, अब ये वाली जो दूसरी वाली तरंग है ये जब बिंदु बी से चल करके ये कहाँ पर आ जाती है, इस अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु ए डैश पर आ जाती है, उतनी समय में जो ये वाली पहली वाली तरंग है ये क्या होती है भाई, ये अपवर्तित हो करके ऐसे निकल जाती है। और ये किस बिंदु पर आ जाती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को माप करके यहाँ से यहाँ पर लगा देंगे चाप। तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ हो जाएगी। ओके। अच्छा, अब ये वाली अगर तरंग इस अपवर्तक पृष्ठ पर आई है तो यहाँ पर इस बिंदु पर भी क्या खींच लेंगे, हम एक अभिलंब खींच लेंगे। इसको N2 नाम देंगे, यानी नॉर्मल टू। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, आप सभी लोग खुद बताइएगा, इसको हम A डैश नाम दे दिए। ये जब इस बिंदु पर आएगी, ये तरंग चल के यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर भी तो ये अपवर्तित होगी। अब मान लीजिए ऊपर वाला माध्यम विरल है तो विरल से सघन में आएगी तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। ओके। अब ये दोनों जो तरंगे हैं ये क्या है, अपवर्तित तरंगे हैं। और जब यहाँ पर हम एक पृष्ठ खींच देंगे ऐसे तो ये आपका हो जाएगा A डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र। ये देखिए आपतित तरंगाग्र था और ये अब कैसा तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र है। बात समझ में आ गई। अब लैंग्वेज में आपको इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको बताते हैं। आपको लिखना है कि माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर एक तिरछा समतल तरंगाग्र ए बी आपतन कोण आई पर आपतित है या आपतित हो रहा है। समतल तरंगाग्र ए बी की जो निचली वाली तरंग है वो अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश के बिंदु ए पर सबसे पहले पहुंचती है, और जितनी समय समतल तरंगाग्र की निचली वाली तरंग बिंदु ए पर होती है उतनी समय ऊपर वाली तरंग समतल तरंगाग्र की बिंदु बी पर स्थित होती है। जब ऊपर वाली तरंग बिंदु बी से चलकर अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु ए डैश पर पहुंचती है उतनी समय जो निचली वाली तरंग होती है वो अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तित होकर के कहां पर पहुंचती है, बी डैश पर पहुंचती है। जो बोल रहे यही लिखना है आपको। इस प्रकार ए डैश और बी डैश को मिलाने पर जो प्राप्त तरंगाग्र होता है ये कौन सा तरंगाग्र होता है, अपवर्तित तरंगाग्र होता है। उसमें परावर्तित तरंगाग्र मिला था, बस इतने अंतर है। बाकी अब ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल है तो ये नीचे से आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, ये वाली जो लाइन होती है वो तरंग संचरण के परपेंडिकुलर होती है तो ये वाला पूरा एंगल 90 होगा। और अगर इतना एंगल आई है तो आप सभी लोग कह सकते हो ये वाला एंगल 90 माइनस आई होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये अभिलंब है इस तल पर तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा एंगल होगा वो 90 होगा। मानते हैं इस बात को। स्क्रीन को थोड़ा सा तिरछा कर लीजिएगा। ये अभिलंब है तो ये इतना एंगल आपका कितना होगा, 90, और इसके बीच से ये वाली लाइन गई है। अच्छा, ये वाला कोण हमने कितना निकाला, 90 माइनस आई। देखिए यहाँ पर फिगर में तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं आई, क्योंकि ये पूरा कोण आई है। अगर ये 90 माइनस आई तो ये आई होगा, तभी दोनों का जब जोड़ करेंगे तो आई से आई कैंसिल होगा, 90 आएगा। अर्थात जब दो कोणों का योग 90 होता है, या जब दो कोणों का योग मान लीजिए x है, ठीक है, तो एक कोण जैसे हमने x माना तो दूसरा 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों कोणों का योग मैंने 90 की बात की है। तो इसका और इसका योग अगर 90 है तो एक अगर 90 माइनस आई पहले से हो गया तो दूसरा कितना होगा, आई, तभी दोनों का योग करने पर योग कितना आएगा, 90। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आई। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कल की क्लास में भी मैंने बता रखा है जब मैंने आपको परावर्तन की व्याख्या कराई। अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये वाला कोण अगर 90 है तो क्या ये वाला कोण 90 नहीं होगा। हमने कहा ये वाली जो तरंगाग्र की दिशा होती है वो तरंग संचरण के परपेंडिकुलर होती है, अर्थात ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो जो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है ए बी ए डैश, इसमें ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो ये अपवर्तित है, अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब है, इसके बीच ये बना कोण कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर। क्लियर है। अब ये चूंकि तरंगाग्र है, तरंग संचरण के परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ से यहाँ तक की एंगल कितना बनेगा, 90, और 90 में ये एंगल आर बन चुका है तो आप ये कहेंगे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर
हो जाएगा 90 माइनस आर। और अगर ये वाला कोण 90 माइनस आर हो गया तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा आर। जैसे भी यहाँ पर ये 90 माइनस आई हुआ तो ये कितना हो गया आई। क्यों? क्योंकि ये भी तो इस तल पर अभिलंब है, और अगर इस तल पर ये अभिलंब है और एक कोण 90 माइनस आर तो ये 100% आर होगा, तभी दोनों का योग कितना होगा 90 होगा। बस इतना आपको समझना था। और चूंकि ये तरंगाग्र है इसलिए ये क्या कितना डिग्री का यहाँ कोण बनाएगा 90, जैसे ये यहाँ 90 बना रहा था। अब आपको लिखना है यदि पहले माध्यम में तरंगों की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में तरंगों की चाल v2 हो, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो दूरी होती है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये सभी लोग जानते हैं। अगर मैं देखूं तो ये वाली एक दूरी है, बी से लेकर के ए डैश तक की, इस दूरी का मान निकाल लेंगे क्योंकि इसकी भी आवश्यकता आएगी, क्योंकि तरंग यहाँ से यहाँ तक चल के आती है। तो जब हम बी डैश की वैल्यू निकालेंगे, बी डैश दूरी है और ये पहले माध्यम में चले, पहले माध्यम में चाल कितनी है v1, और समय उतना ही कितना लग रहा है t। जितने समय में ये यहाँ से यहाँ तक आती उतने समय में ये यहाँ से यहाँ तक आती, समय दोनों का इक्वल है, ठीक है। तथा ये वाली दूरी निकालेंगे ए बी डैश बराबर चाल, दूसरे माध्यम में चाल कितनी है v2 है, और समय कितना लग रहा है उतने, जितने समय में ये यहाँ से आती उतने समय में ये यहाँ से आता थी। समय आपका नियत है, यानी समय बराबर है। अब क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे, आ जाएंगे समकोण त्रिभुज में, वही पुराना काम, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए बी ए डैश, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, ए बी ए डैश में हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में हम ले लेंगे साइन आई, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर ये कोण आई है तो इसके सामने भुजा लंब कितनी हो जाएगी, देखिए एक समकोण त्रिभुज में अगर ये कोण लिया गया तो कोण के सामने भुजा सदैव होती है लंब, और 90 डिग्री के सामने भुजा सदैव होती है कर्ण। तो अगर ये कोण 90 है तो कर्ण हो जाएगा ए डैश, और ये कोण आई लिया तो उसके सामने भुजा लंब हो जाएगी बी ए डैश। तो लंब के स्थान पर लिखेंगे बी ए डैश और कर्ण के स्थान पर ए डैश। अच्छा, बी ए डैश की बात करें तो बी ए डैश की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे v1t बटे में कितना हो जाएगा ए डैश। इसको मान लेंगे समीकरण 1। आगे आ जाएंगे, तथा समकोण त्रिभुज, एक दूसरा भी समकोण त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी डैश ए डैश, कौन सा है, ए बी डैश ए डैश में हम यहाँ पर कौन सा एंगल ले लेंगे, साइन आर। अब आर एंगल ले रहे हैं तो आर एंगल के सामने भुजा लंब हो जाएगी ए बी डैश, लंब बटे कर्ण होता है तो ए बी डैश, और कर्ण ये 90 डिग्री के सामने भुजा ए डैश हो जाएगी ए डैश। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, स्नेल के नियम में साइन आई और साइन आर का अनुपात था, तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 भागे 2 से हम सभी लोग जानते हैं, समीकरण 1 भागे 2 से साइन आई बटे में साइन आर, समीकरण 1 में साइन आई था, समीकरण 2 में साइन आर था। एलएचएस को भाग करेंगे, साइन आई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे v1t बटे में ए डैश। साइन आर की वैल्यू कितनी है, v2t बटे में ए डैश। ए डैश से ए डैश कैंसिल, t से आपका t कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि साइन आई बटे में साइन आर बराबर कितना आ गया, v1/2। अभी मैंने आपको बताया था साइन आई बटे साइन आर बराबर v1/v2 लिखो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, साइन आई बटे साइन आर बराबर चाहे v1/v2 लिखो या n2/n1 लिखो। इसी को बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये चीज़ मैंने शुरुआत में ही आपको भी बताया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यही इस अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम है, यही स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम है। कैसा नियम भैया, अपवर्तन संबंधी नियम। अब अपवर्तन संबंधी 2 नियम थे, पहला था आपतित, अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक तल में हो, तो देख सकते हो आपतित, अपवर्तित और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में हैं। पहला नियम तो ऐसे ही यहाँ पर प्रूव हो रहा है, उसको प्रूव करने कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा नियम,
आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू n2/n1 या v1/v2 के बराबर होती है, जो कि मैंने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। अतः हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या सिद्ध होती है। यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रूफ। ठीक, हमें उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर इस क्लास से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।